नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आज हम आपको देहरादून की उन सड़कों का हाल दिखाएंगे जिन्हें स्मार्ट रोड बनाना है। बारिश के सीजन में इन सड़कों को खोद तो दिया गया, लेकिन बनाया नहीं जा रहा। वजह बताई जा रही है कि अभी बारिश हो रही है। अगर बारिश में सड़कें बनानी थी तो उसे खोदने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है। अब इन खुदी सड़कों में बारिश का पानी भर रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल देहरादून शहर की सड़कें कब तक स्मार्ट बन पाएंगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मानसून के बीच शहर भर में खोदी सड़कें जो हैं वो लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ा रही हैं। राजधानी देहरादून में 12 सड़कों को स्मार्ट रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इनके लिए सड़कों को खोदकर अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट डाली जा रही है। भविष्य में पानी, बिजली, टेलीफोन की वायर इन्हीं यूटिलिटी डक्ट के अंदर से होकर गुजरेंगी। इनके अलावा सीवर, अन्य कार्य भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के भीतर से गुजरने वाले करीब 9 सड़कों पर वर्तमान में काम भी चल रहा है। लेकिन बरसात में मौसम में सड़कों को खोदे जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह खोद दी गई सड़कें बरसात में जानलेवा साबित हो रही हैं। हर जगह देखो सड़कें खुली हैं, नाले बंद हैं, सीवरेज ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हर जगह बुरा हाल है, हर जगह बहुत ज़्यादा। कई एक्सीडेंट हो रहे, कई बंदे सड़कों में गिरे हैं, कई गड्ढों में गिरे हैं, कहीं कुछ गिरे, कहीं कुछ गिरे हैं। यहाँ पर मेरा डेली का आना जाना है, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। डेली एक्सीडेंट वगैरह, बारिश हो जाती है तो बहुत परेशानी, गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं। ये सड़क लंबे समय तक खुदी पड़ी, काफ़ी लंबे समय हो गया तो खुदे हुए। सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और इसी के तहत 1300 करोड़ की लागत से 61 किलोमीटर लंबी शहर के करीब 11 सड़कों के कायाकल्प करने की बात की जा रही है। ये सुभाष रोड है जो आरागढ़ चौक से एमकेपी चौक तक मिलती है और उसके बाद घंटाघर को जाती है। इस पूरी सड़क को खोद दिया गया है मानसून के इस काल में और बताया गया है कि इसके नीचे मल्टी यूटिलिटी डक्ट डाली गई है, जिसमें कि तमाम जो टेलीफोन, केबल और बिजली की जो वायर्स होंगी अब वो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड होंगी। लेकिन इसके लिए जो समय चुना गया, मानसून के इस काल में सड़कों को खोद दिया गया। आप देखेंगे कि कई किलोमीटर ये सड़क पूरी खुदी पड़ी है और जब बारिश होती है, बारिश में यही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत भले ही शहर का कायाकल्प करने के दावे किए जा रहे हों, लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कायाकल्प होने तक इस बीच जो लोगों को परेशानियां होंगी उसका कोई देखने वाला नहीं है। बरसात के इस मौसम में सड़कों को खोद दिए जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 94 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को खुदाई से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के रिस्टोरेशन के लिए दिए गए थे। लेकिन लोक निर्माण विभाग का कहना है कि बारिश के बाद भी अब सड़कों पर काम शुरू हो पाएगा, यानी कि बारिश खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद काम शुरू होगा। स्मार्ट सिटी जो आच्छादित सड़कें कुल 12 सड़कें हैं, जिसमें से 5 सड़कें जो हैं PWD स्मार्ट सिटी ने हमें 93.94 लाख दिया है, उससे हम रिपेयर का काम कर रहे हैं। और 15 सितंबर के बाद जैसे ही रेन कम हो जाएगा तो हम इसको ब्लैक टॉप पक्का कर देंगे। बाकी हम G3 के दौरान जो टॉप कोट हमारा होता है, G3 GSB जो भी डाल के, हमारा WBM का जो भी मटेरियल डाल के हम उसको बना रहे हैं और 15 सितंबर के बाद हम पक्का कर देंगे। वैसे असल में स्मार्ट सिटी के काम ने देहरादून में हालात खराब कर दिए हैं। 2017 से स्मार्ट सिटी काम चल रहा है, जिसमें सड़कों की बेहतरीन खुदाई, जगह जगह मिट्टी का पड़ा होना, नालियों का बंद होना परेशानी का सबब है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो ये इकलौता शहर है और शहर के 10 वार्डों को स्मार्ट सड़क, सीर, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट तक की प्लानिंग है। लेकिन अब जनता इस काम से परेशान होने लगी है। कई जगहों पर तो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आए दिन हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे में ना तो विभाग और ना ही प्रशासन बता रहा है कि काम कब पूरा होगा और इन समस्याओं का समाधान कब होगा। 1 महीने से इतना बड़ा भुक्तभोगी हूँ खुद इसका स्मार्ट सिटी का, कि मैं आपको अगर सीरीज बताऊं तो आप भी बोलोगे कितना नॉन टेक्निकल वे से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मेरी लाइन तोड़ी, पानी की लाइन। 21 दिन तक तो पहले कीचड़ का पानी आता था हमारे पास, फिर मेरी जब लाइन तोड़ी उसके बाद भी मैंने ऐसा फॉलोअप करने के बाद
आज तक मेरी लाइन ठीक नहीं हुई। अभी कोई उम्मीद नहीं है इस रोड की बनने की, क्योंकि इस टाइम पे ये क्योंकि बरसातों के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने नगर निगम को भी कंप्लेंट करी है तो नाली की सफाई भी नहीं करते हैं वो। कंप्लेंट मैंने कहीं नहीं किया, उन्होंने कहा जाओ शिकायत लगा लो कहीं भी। अच्छा, मुझे कहा था वो अभी आ रखे थे उन्होंने उस दिन, फिर अभी कह रहे वो मुझे हम जोड़ देंगे, पता नहीं उन्होंने आपको देखा। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम सब आम आदमी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अभी हम खड़े हैं आरागढ़ चौक पे। आप देख सकते हैं पिछले 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ रोड कूदी थी, लेकिन अभी तक केवल इसको दबा दिया गया है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी मजबूत काम नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि जो अभी स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि उनकी जो पानी की लाइनें होती हैं, जो सीवर की लाइनें थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। वो कई जगह विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। अब दून शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम से लोग तो परेशान हैं। शहर के बाहर की सड़कें बारिश की वजह से अगर हम कहें तो खराब है, क्योंकि गड्ढे हैं और गड्ढे हैं तो बारिश होगी तो पानी भरेगा, और पैचवर्क और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल बहा दिए जाते हैं। इन सड़कों का काम जो है वो ना के बराबर रहता है। थोड़ी सी बरसात इनकी पोल खोल देती है। बीजेपी के विधायक भी सड़कों की हालत पर बेहद नाराज हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग एक बार फिर वही रटे रटाए जवाब दे रहा है। विभाग ने इसी सीजन में देहरादून की 615 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का दावा भी किया था। जल निगम में खोद दी, अंडरग्राउंड के लिए बिजली वालों ने खोद दी, अब फिर सीवर के लिए खुद रही है, तो जिसकी वजह से काम विभागीय तालमेल न होने के कारण लगातार मैं कई बार विभागीय अधिकारियों को बैठा चुका हूं, क्योंकि मेरे घर का भी वो मार्ग वही है, रोज वहां से निकलता हूं कि हम तो गाड़ी में चलते हैं, लेकिन बेचारे जो पैदल चलते होंगे, स्कूटर में चलते हैं, दुर्घटनाएं वहाँ पर होती हैं। जो अभी ड्यूरिंग रेनिंग सीजन में हम जो हमारे वैसे पार्ट होल्स हैं, छोटे मोटे पैट हैं, जिसको कि जो है जीएसबी के द्वारा हम ठीक कर देते हैं, और जहाँ पे पानी और जल भराव वाले इलाके हैं, जहाँ पे पानी रुकता है मार्गों पे, उन पे हम जो है टाइल के माध्यम से अथवा ईंट के माध्यम से उसकी पैचिंग करते हैं। शहर भर में जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल स्मार्ट सिटी के लिए ही ये सड़कें खोदी गई हैं, बल्कि विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी होने के चलते भी सड़कें जगह जगह खोद डाली गई हैं, कहीं सीवर लाइन के लिए तो कहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए। ये बलबीर रोड का एरिया है, आप देख सकते हैं कि एक साइड में पूरी तरह से सड़क खुदी पड़ी है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके ऊपर से पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को पाट दिया गया है, मलबे और गिट्टियों से सड़क को एक प्लेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इसे कब तक इस पर रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट होगा, कब इस पर कोलतार बिछाया जाएगा, लोक निर्माण विभाग का कहना है कि वो बारिश थमने का इंतजार कर रहा है। यानी कि जब तक बारिश थमेगी, जब तक सड़क के लिए बजट आएगा, जब तक इस पर कोलतार पड़ेगा, तब तक लोगों को इन तमाम परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अब कांग्रेस का कहना है कि 1 साल से चल रही अमृत योजना ने पूरे शहर की गली कूचों की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया। रही सही कसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने पूरी कर दी। राजधानी की आंतरिक सड़कें बदहाल हैं। पूरे प्रदेश में कहीं कोई ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी फूटी ना हो, गड्ढों वाली ना हो। कोई सड़क इस समय चलने योग्य नहीं है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना लोगों की गाड़ियां पंचर हो रही हैं, बस्ट हो रही हैं। पूरे शहर का इस समय नक्शा बिगड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी आप चिल्ला रहे हैं, सड़कों का हाल आपने खोद दी, उसके बाद आपने ठीक ही नहीं करी। आपने अमृत योजना में पूरे देहरादून के अंदर पाइपलाइन डालने के चक्कर में सड़कें खोद दी। 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया अमृत योजना की सड़कें खुदते, लेकिन आपने रिपेयर कहीं नहीं करी। पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सड़कों का बुरा हाल है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर से बात करते हैं इस बारे में। दीपांकर, जिस तरह से हमने ये तमाम सड़कें दिखाई, एक कहावत होती है कि यहाँ खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां कल खुद जाएगा। तो यही नजर आ रहा है। इकलौता शहर राज्य का जो कि स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल होता है। अमृत योजना के नाम पर आप पीठ थपथपा लेते हैं, उसके बाद क्या आपको मालूम नहीं काम कैसे करना है? इतना अनप्रोफेशनली ट्रीट किया जा रहा है, लोग मरे।
बिल्कुल जीनत, जिस तरह की स्थितियां हैं और खासतौर पर राजधानी है देहरादून और स्मार्ट सिटी में आपको जगह मिली है, लेकिन उस प्लानिंग के साथ काम हो नहीं पाया। जिस तरह हमने रिपोर्ट्स दिखाई कि कई जगह पाइपलाइंस के लिए खुदाई कर दी गई, कहीं अमृत की योजना के लिए खुदाई कर दी गई, कहीं नगर निगम अपनी जरूरतों के लिए खुदाई कर रहा है, कहीं पर स्मार्ट सिटी का वर्क चल रहा है। सड़क सुरक्षा की तमाम बैठकें डीएम लेते होंगे, हर महीने एक बैठक जरूर होती है सड़क सुरक्षा को लेकर। उसमें किस बात की समीक्षा होती होगी, ये हैरान करने वाला है। पीडब्ल्यूडी जिसके चीफ यहाँ बैठते हैं, जिसके सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, वो राजधानी से गुजरते होंगे, वो क्या देखते हैं, ये ताज्जुब की बात है। तमाम मिनिस्टर्स इन सड़कों से गुजरते हैं, वो क्या देखते हैं, ये भी ताज्जुब की बात है। तो कुल मिला के अगर राजधानी की सूरत हाल आप नहीं बदल पाए तो बाकी जगह स्थितियां किस तरीके की होंगी, बहुत बड़ा सवाल है। और जीनत, इन गड्ढों की वजह से पिछले 2 से ढाई साल में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई जब स्कूटी सवार या कोई बाइक सवार या एक्सीडेंट के जो केसेस आए जिसमें जान तक गई, तब भी कोई प्लानिंग नहीं आ पाई। इसके अलावा आप विधानसभा से अगर आईएसबीटी का इलाका देखेंगे, 7 किलोमीटर का हाईवे है, लेकिन अभी भी उस पर काम पेंडिंग पड़ा है, उस पर तमाम एक्सीडेंट्स के केस सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग होनी चाहिए अभी हम बीजेपी नेता को सुन रहे थे दीपांकर, वो ये कह रहे थे कि हम तो गाड़ियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका क्या होता होगा जो बेचारे पैदल चलते हैं। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे वो फिक्र तो नजर आई नहीं कि सच में वो परेशान हो रहे हों। अब सवाल ये है कि क्या इसको लेके सीरियसनेस है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, विपक्ष की भी बात कर ले या डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का जिक्र कर ले, किसी की जवाबदेही तो तय हो। मॉनसून कोई पहली बार तो है नहीं, बारिश पहली बार तो नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो जवाबदेही की है कि जवाब कौन देगा। मतलब इसमें नगर निगम जवाब देगा अपने काम के लिए, हाँ। इसमें जिला प्रशासन जवाब देगा अपने काम के लिए, पीडब्ल्यूडी जवाब देगा अपने काम के लिए, या बाकी जो और विभाग है जवाब कौन देगा। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कोई भी विभाग सामने आकर इस बात को नहीं मानना चाहता कि गलती उसकी तरफ से हुई है। और सबसे बड़ी बात जीनत, लगभग 1 से 1.5 साल, लगभग 1.25 साल के आसपास हो चुका, अतिक्रमण का हटाने का अभियान हाईकोर्ट ने देहरादून राजधानी में चलाया था। और आज भी जो मार्क उस दिन पर लगाए गए थे, आज से 1.25 साल पहले जो मार्क लगे थे, वो मार्क आज भी वही है, वो नालियां आज भी वैसे ही खुली पड़ी है। आज भी अतिक्रमण की जो दीवारें टूटी थी उसके बदले कोई दूसरी दीवार बनी नहीं, जहां दीवार टूटी वहां जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसने दीवार अपनी बना ली। यानी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से जीरो वर्क है पिछले 1.5 से 1.25 साल में। और अब सरकार के लगभग 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और ये स्थितियां अगले 1.25 साल में कितनी बदल पाएंगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और राजधानी क्योंकि आपका फेस होता है, आपका चेहरा होता है, और अगर चेहरा इतना उबड़ खाबड़ खराब है तो स्थिति आप समझ सकती है। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून की बात करेंगे हम। एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ महेश नेगी ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण मामले में नया मोड़ आ गया है और एसीजेएम कोर्ट ने महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब महेश नेगी और उनकी पत्नी पर केस दर्ज किया जाएगा। अब तक पुलिस ने सिर्फ विधायक की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज किया था, लेकिन महिला की शिकायत पर महेश नेगी पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। अब महेश नेगी पर केस होगा, जो महेश नेगी मामले में सबसे बड़ी खबर है। तो महेश नेगी मामले की हम बात कर रहे हैं। पुलिस आरोपी महिला के पति पर भी कार्रवाई करने जा रही है। आरोपी महिला के पति का नाम भी उस शिकायत में दर्ज है जो विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग के नाम पर दी थी, लेकिन कई बार नोटिस भेजने के बाद भी आरोपी महिला का पति देहरादून नहीं आया और अपने बयान दर्ज नहीं कराए। अब दून पुलिस जल्द ही शामली जाकर महिला के पति को गिरफ्तार करने की तैयारी में है, फिर उसे दून लाया जाएगा। इस मामले में अब तक महिला विधायक नेगी के साथ ही विधायक की पत्नी और बेटे से भी पूछताछ हो चुकी है। महिला के संपर्क में अन्य लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे हैं जिनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने बाकी हैं और जहाँ पर लग रहा है कि कोई जो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा है या लगातार बुलाने के बाद नहीं आ रहा है, तो जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको बताया गया है कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स एग्जामिन कर लें और जो भी लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, अगर लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा है या डेलिबरेटली इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड कर रहा है, तो जो भी लीगल कार्रवाई एक्सपेक्टेड हो इमीडिएटली इसमें कीजिए। उत्तराखंड में शनिवार को अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। शनिवार को उत्तराखंड में 950 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल कोरोना केस 23,961 हो गए हैं। अब तक कोरोना से 300 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में ये माना जा रहा था कि शायद केस 20,000 से भी ज्यादा नहीं होंगे, सब कंट्रोल में है, लेकिन देखिए 20,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं और अब 950, यानी कि ये मान के चलिए अगर इसी तरह से तेजी रहती है तो रोजाना के 1000 केस ऐसा लग रहा है कि आने शुरू हो जाएंगे।
श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज में भारी लापरवाही भी सामने आई। 57 साल का कोरोना मरीज बेस अस्पताल से भागकर पौड़ी तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह रही है कि ना तो पुलिस को, ना अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों को इसका पता चला और काफी देर तक अस्पताल प्रशासन को तो कोरोना मरीज के भागने की खबर ही नहीं लगी। इसके बाद भी जब पौड़ी में कोरोना संक्रमित को पकड़ लिया गया तो एम्बुलेंस ही नहीं आई। 2 घंटे तक पॉजिटिव मरीज को सड़क किनारे बिठाए रखा। अब लोगों में दहशत भी होनी थी। पाबो निवासी है ये व्यक्ति और जो शराब पीकर नशे में धुत था और इस वजह से शायद अस्पताल से निकल गया, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। विभाग का कोई भी इसके लिए वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आ रहा है जो इसको ले जाए यहाँ से, और अगर इसी प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी तो ये दिन प्रतिदिन फैलता रहेगा। और अभी भी इसको एक लापरवाही के तौर पर देखा जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि ये स्वास्थ्य प्रशासन इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। टनकपुर बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने एक इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया, जिस पर खासा बवाल हुआ। प्रशासन के फैसले पर व्यापारी नाराज हो गए। वार्ड नंबर 7 और 8 के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था और बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन व्यापारियों ने इसका खासा विरोध किया है। उधम सिंह नगर में बाजपुर की हम बात करेंगे। एक महिला ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। गांधीनगर में अनिता देवी ने 14 जुलाई को दोराहे के लाइफलाइन हॉस्पिटल नामक अस्पताल में पित्त की थैली का इलाज करवाया था। डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला को ठीक करने का दावा किया, लेकिन ऑपरेशन से पहले बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया गया। खुद ही जो है और एक बार नहीं बल्कि 25 से 30 बार इंजेक्शन लगाया गया। इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन बेहद ज़्यादा मात्रा में ये इंजेक्शन लगने की वजह से महिला के कमर और सर में दर्द हुआ और महिला ने अपनी बेटी के साथ अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और फिर स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को इसकी शिकायत की गई, कार्रवाई की मांग की है। एनेस्थीसिया होता है, उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं था, जो कि वहाँ का डॉक्टर है, एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर अरशद जमाल, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, है ना। हमने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला था जो वहाँ पे वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्पाइनल जो दिया गया था वो 2 से 3 बार दिया जाता है, उन्होंने अनलिमिटेड कर रखा, जिसमें 25 से 30 बार दे रखा था। 25 से 30 बार देने के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे भी हमने बोला था अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी लास्ट में कौन इसका करेगा। उस टाइम पे वो मेरे पे भड़के थे। उन्होंने कहा ये गारंटी मैं नहीं दूंगा, मालिक लेगा। देखिए, इस तरह के कुछ शिकायती मामले पहले भी संज्ञान में आए थे और 2 प्रकरणों जिस संबंधित अस्पताल का भी नाम आ रहा है उसकी भी एक कंप्लेन पूर्व में आई थी और उसमें जांच करके कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई थी और उनके द्वारा जांच आख्या सीएमओ कार्यालय को पूर्व में भेजी गई है। और अगर ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसका जो भी निर्णय लेना स्वास्थ्य विभाग ने लेना है। बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने खुद को शनिवार शाम तक के लिए होम क्वारंटीन किया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव के वो संपर्क में आए थे। गुरुवार तक के लिए होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन कल शाम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। उत्तराखंड कांग्रेस सितंबर में सरकार के खिलाफ 2 बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। पहला कार्यक्रम बेरोजगारी को लेकर है। 12 सितंबर को कांग्रेस ने प्रदेश के हर ब्लॉक मुख्यालय पर रोजगार देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। दूसरा कार्यक्रम 23 सितंबर का है। इसी दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होगी। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई समेत 5 मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने आज आगामी 12 सितंबर को राज्य भर में ब्लॉक स्तर पे हम सारे ब्लॉक्स में, सारे नगरों में, सारे जिला मुख्यालयों पे 1 दिवसीय धरना करेंगे 12 सितंबर को। और 40 लोगों की हमने एक मैक्सिमम सीमा रखी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। उधर हरिद्वार में गुरुद्वारे का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने हर की पैड़ी स्थित भारत स्काउट एंड गाइड के ऑफिस को गुरुद्वारा बताया, साथ ही उस पर कब्जा करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी है। साथ ही हर की पैड़ी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। इतना ही नहीं, दिन की अगर हम बात करें, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर नजर भी बनाए हुए हैं। और गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का मामला लगभग 30 सालों से चला आ रहा है, जबकि 2 साल पहले सरकार ने अपर गंगा नहर के किनारे प्रेमनगर आश्रम चौक पर सिख समाज को गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन दे दी थी। बावजूद इसके भी सिख समाज से जुड़े कई संगठन हर की पैड़ी पर गुरुद्वारे की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। हमें सूचना मिली थी कि उनका आज भी आवाहन है, आगमन है, तो उस हिसाब से हमने स्टेटस को यथास्थिति मेंटेन करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं।
पे ड्यूटीज़ लगा रखे हैं, हमारे ड्यूटी पॉइंट्स यहाँ पे हमारे हर की पौड़ी क्षेत्र में लगा रखे हैं, और बाकी इसमें जैसे भी कार्रवाई है वैसे उसमें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।